2 अक्टूबर का दिन हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों को याद दिलाता है। महात्मा गांधी ने देश और दुनिया को यह सिखाया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी बड़े से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भारत की राजनीति में संयम के साथ और सादगी से परिपूर्ण नेता के तौर पर याद किया जाता है। पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी ने ही देश की कमान संभाली थी और अपनी ईमानदारी और देश के प्रति प्रेम की वजह से भारत को एक नई पहचान दी थी। तो देखिए, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। आज हम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मना रहे हैं। इसके साथ साथ आज विजयादशमी भी है। अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तो देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुत खास अवसर है। एक तरफ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और आज देश भर में जो है विजयादशमी की धूम मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं आज का ये वही पर्व है जो हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो चलिए अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली स्थित राजघाट पर पहुंचकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। अब ये 2 बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नमन किया है। भारत की आजादी के नायक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने न सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला बल्कि दोनों महानायकों ने देश निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 2 अक्टूबर को उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा कहे गए अनमोल विचारों को फिर एक बार चलिए जान लेते हैं। तो देखिए क्या कुछ कहा था महात्मा गांधी और शास्त्री जी ने, चलिए आपको बताते हैं। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, महात्मा गांधी के ये वचन थे। तो देखिए ये कुछ बड़े वचन हैं जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने कहे हैं। आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देता है। सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार है, महात्मा गांधी द्वारा ये वचन कहे गए हैं। सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी शोभा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वचन है। आप देख सकते हैं किस तरह से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के वचनों को हम आपको दिखा रहे हैं। सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी शोभा है, लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ये वचन है। सच्चा देशभक्त वही है जो देश के लिए बलिदान दे सके, ये भी लाल बहादुर शास्त्री के वचन है। तो देखिए ये कुछ अनमोल वचन हैं जो महात्मा गांधी और शास्त्री जी द्वारा दिए गए। कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में इन दोनों की भूमिका को सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं इतने वर्षों से जो भारत ने गुलामी की जंजीर में वो बंधा हुआ था, कहीं ना कहीं आजादी दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश निर्माण में, देश को प्रगति पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया था। ये कुछ अनमोल वचन है उनके द्वारा जो कहे गए हैं। आप देख सकते हैं जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का सबसे प्रसिद्ध ये जो वाक्य है जो हर व्यक्ति को पता होगा, सच्चा देशभक्त वही है जो देश के लिए बलिदान दे सके। लाल बहादुर शास्त्री के ये कुछ अनमोल वचन हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने सत्य पर हमेशा टिके रहने की बात कही है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये वचन कुछ हैं जो महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएम योगी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, चलिए जान लेते हैं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें। पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार विजयदशमी का पर्व और भी खास होने वाला है क्योंकि पहली बार दशहरे के उत्सव में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। पीएम के साथ साथ आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में विजयादशमी महोत्सव में सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रावण के पुतले का दहन करेंगे। पीएम मोदी की आने की खबर सुनकर यमुना पार के लोगों के साथ साथ रामलीला में अभियान करने वाले कलाकार भी काफी उत्सुक हैं। वहीं इस आयोजन की खास बात यह भी है कि इस बार रावण के पुतले के साथ ही पहलगाम आतंकियों को भी जलाया जाएगा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में 72 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा पुलिस कर रही है। वहीं राजस्थान के कोटा विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का भी दहन किया जाएगा। इसके साथ ही कई शहरों में शाम तक रावण दहन होगा। तो देखिए, आज विजयदशमी का पर्व है, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण दिन आज, जहां पर जो देश भर में ये ज्ञान देता है कि असत्य पर सत्य की जीत हमेशा ही होती है। दशहरा पहली बार पीएम मोदी इस उत्सव में शामिल होने वाले, इसलिए ये वाला जो पर्व है वो और भी खास हो जाता है। दिल्ली के श्री रामलीला कमेटी के विजयादशमी महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। यमुना पार के लोगों के साथ पीएम मोदी जो दशहरे का उत्सव है वो मनाएंगे, इसलिए ये बेहद खास हो गया है। इस बार का दशहरा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि रावण के पुतले के साथ साथ पहलगाम आतंकियों के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। जी हां, पहलगाम आतंकियों का भी पुतला जलाया जाएगा, जिन्होंने पहलगाम हमले में कई मासूम लोगों की जान ली थी। इसी के साथ इस आयोजन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति हो रही है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी हो जाता है कि जो सारे इंतजाम हैं वो सकुशल हों। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई भी दी है। तो आज देखिए, देश भर में लोग हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं और कहीं ना कहीं बेहद खास मौका है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे का त्योहार गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर सैनिकों के साथ मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर है। कल बुधवार को ही रक्षा मंत्री भुज पहुंच गए थे। इस दौरान उन्हें जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया और राजनाथ सिंह ने भुज में शस्त्र पूजन भी किया। इस अवसर पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने 21वीं सदी को भारत का युग बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता के साथ भारत जल्दी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक बार फिर घर करेगा। तो देखिए, विजयदशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जो पर्व है वो देश के सैनिकों के साथ मनाया। रक्षा मंत्री गुजरात के कच्छ क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर है और उन्होंने जवानों के साथ, भुज में जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया। कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी का जो पर्व है वो बनाया। राजनाथ सिंह ने भुज में शस्त्र पूजन भी किया। शस्त्र बेहद जरूरी, कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले तो सेना के साथ विजयादशमी बनाया, इसी के साथ उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। 21वीं सदी भारत का युग है, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कही है।
दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी मंजूर की है। इसके बाद अब कुल डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले से देश के लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी सीधे फायदा उनको मिलेगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिए जाने के बाद यूपी में योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ इस बार दीपावली किसानों के लिए भी बहुत खुशियां लेकर आई है, क्योंकि मोदी सरकार ने दीपावली और विजयादशमी के पर्व पर किसानों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को पीएम की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में साल 2026-27 के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने का जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, रापसीड, सरसों और कुसुम के एमएसपी में भी वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, मोदी सरकार ने दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा जो है वो लोगों को दे दिया है। दीपावली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। कहीं ना कहीं डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है और अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया। इसी के साथ मोदी सरकार ने त्योहारों पर किसानों को भी बड़ी राहत दी है। किसानों के लिए रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा किसानों की फसलों को दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर बाजार में गिरावट देखने को मिली तो इसका असर किसानों को ना हो। तो देखिए, मसूर के एमएसपी में भारी गिरावट की गई है। योगी सरकार द्वारा ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। वहीं रबी की 6 फसलों पर एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। एक बार ये समझ लीजिए कि किन फसलों पर कितनी वृद्धि की गई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, जौ पर एमएसपी 1980 रुपए से बढ़कर 2150 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं चने पर हम अगर देखें तो एमएसपी 5650 रुपए से बढ़कर 5875 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मसूर पर एमएसपी 6700 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं रापसीड और सरसों पर अगर हम एमएसपी की बात करें तो 5950 रुपए से बढ़कर 6200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कुसुम पर एमएसपी 5940 रुपए से बढ़ाकर 6540 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं गेहूं पर एमएसपी 2425 रुपए से बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएन भट्ट जुड़ चुके। वीएन भट्ट जी, देखिए, दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है कहीं ना कहीं केंद्र कर्मचारियों को भी और किसानों को भी। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत के जीडीपी का 60% केवल कंजम्पशन से आता है, उपभोग से आता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बार बार कह चुके हैं कि 2013-14 कांग्रेस की अंतिम सरकार में के समय जो आयकर में छूट थी वो मात्र 2 लाख थी और जो अब बढ़कर के 12 लाख रुपए हो गई है सालाना। और उसके अलावा जो जीएसटी में जिस तरीके से टैक्स के रेट्स को कम किया गया है उससे उपभोक्ताओं को सीधे 2.5 लाख करोड़ का लाभ होगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के लगभग जो है 1.5 करोड़ जो कर्मचारी और पेंशनर को जो महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की गई है, इससे सरकार के ऊपर सालाना जो व्यय बाहर करीब 11,000 करोड़ रुपए का आएगा। और उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सबसे बड़ी बात है संविदा कर्मचारियों को भी 60,000 रुपए का माह में बोनस दिया जाएगा। और यदि दीपावली 22 या 23 तारीख को पड़ रही है, यदि दीपावली के पहले अगर वेतन का भुगतान भी कर दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकारों द्वारा, तो भारत के जीडीपी को, भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम जीडीपी में 2.5 से 3% की वृद्धि होगी। तो इंडियन इकोनॉमी को जो ये कहा जा रहा था कि ग्रोथ स्लो हो रही है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी भारत की ही है और एनुअल ग्रोथ रेट अभी तक 7% से ऊपर चल रहा है, जो फर्स्ट क्वार्टर का जो आंकड़ा रिलीज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बूस्टर है इकोनॉमी के लिए। जो अनेक तरीके से जो आलोचना की जाती थी कि ग्रोथ स्लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ नहीं रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को, ग्रोथ को एड्रेस करने का सबसे जो
मजबूत तरीका है कि उपभोक्ताओं के हाथ में पैसे हों और कंजम्पशन बढ़े, बाजार में डिमांड बढ़े। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का जो अगर दोनों को सम्मिलित रूप से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी अक्टूबर के महीने में आई। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने उनको भी प्राथमिकता दी है। हमेशा से ही केंद्र सरकार किसानों को प्राथमिकता देता आ रहा है। रबी फसलों में भी एमएसपी को बढ़ाया गया है। इसका सीधा सीधा असर आप कैसे देखते हैं किसानों? देखिए एमएसपी की तो अभी जब नवंबर से फसलों की खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी तो इसका इम्पैक्ट आने में तो 2 माह का समय लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और विशेष करके जो मोटा अनाज है, जौ है, बाजरा है, इसके लिए भी जो एमएसपी बढ़ाया है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा। भारत खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर आयात करता है। यदि भारत में अब जैसे एक नया कुसुम एक रेपसीड है, एक तिलहन है, ये इसको भी जोड़ा गया है। तो अगर भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़ता है तो भारत की खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम होगी। इस दृष्टि से जो एमएसपी की घोषणा की गई है वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेन भट्ट जी, इसी के साथ यूपी सरकार ने भी दिवाली से पहले कई ऐसे तोहफे दिए हैं लोगों को। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जो यात्री है, जो बसों से ट्रैवल कर रहे हैं, अब एसी बस में भी कटौती की है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी में 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं और करीब 12 लाख पेंशनर हैं और करीब 15 लाख जो है संविदा कर्मचारी हैं। इन सबको इसका लाभ होगा और इन सबके और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ कहनी चाहिए कि इस समय भारत में महंगाई दर ऐतिहासिक स्तर पे लो लेवल पे है, बिलो 3% है। इसके बावजूद सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, क्योंकि महंगाई भत्ता हमेशा इन्फ्लेशन से जुड़ा होता है। यदि महंगाई बढ़ेगी तो उसी अनुपात में महंगाई भत्ता बढ़ता है। जबकि महंगाई मैं कहूंगा कि 47, एक इमरजेंसी का कार्यकाल छोड़ दें 75-76 का, तो महंगाई इस समय लोवेस्ट है। जो यूपीए सरकार में 8 से 12% के बीच चल रही थी, वो महंगाई आज जो है 2.5 से 3% है। तो महंगाई कम होने के बावजूद जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की है, ये भी एक तरीके की इकोनॉमी को बूस्टर डोज है और जो बहुत सहायक सिद्ध होगी। और यूपी भी इसमें पीछे नहीं रहा है। अभी शायद पहली बार संविदा कर्मचारियों को, जिनको जो राज्य स्टेट एम्प्लॉय के उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, उनमें वो भी 15 लाख कर्मचारियों को जो 60,000 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेन भट्ट जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। ये कार्यक्रम नागपुर के रेशम बाग मैदान में हो रहा है। कार्यक्रम में 21,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए हैं। इसके अलावा संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि विजयदशमी उत्सव संघ की देश भर की 83,000 से अधिक शाखाओं में भी मनाया जा रहा है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की शुरुआत की थी। तो देखिए, आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। देखिए, आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसके तहत आज 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक आरएसएस पूरे साल देश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। तो देखिए क्या कुछ कार्यक्रम
आयोजित होंगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले 2025 के दशहरे से अगले दशहरे तक आरएसएस देश में कई बड़े जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित करने वाला है। गृह संपर्क अभियान की अगर हम बात करें तो संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर संघ की जानकारी देंगे। इसके साथ जन गोष्ठियां, मजदूर यूनियन और ऑटो चालकों के बीच संवाद पर जोर दिया जाएगा। वहीं अगर हम हिंदू सम्मेलन की बात करें तो हिंदू सम्मेलन खंड स्तर पर सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाले सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सद्भाव बैठकों का भी आयोजन होगा जिसमें मेलजोल बढ़ाने के लिए 1 माह तक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होंगी। युवा सम्मेलन की भी का आयोजन होगा जिसमें युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ेगी। युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन होगा जिसमें खेल कूद की भी शामिल होगा। वहीं शाखा विस्तार, 1 सप्ताह सुबह और शाम की शाखाओं का देश भर में विस्तार किया जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अखंड प्रताप जी जुड़ चुके हैं। अखंड जी, देखिए आरएसएस अपना शताब्दी समारोह बना रहा है, ऐसे में आज 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत, जो विशेष कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 100 वर्षों की अगर हम बात करें आरएसएस की, तो किस तरह से आप इसकी भूमिका को देखते हैं? देखिए, आरएसएस पूरी तरीके से दक्षिणपंथी विचारधारा का एक ऐसा संगठन है जिसने आज 100 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम बड़े नेता, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, मुरली मनोहर जोशी रहे हों, तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहाँ बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर लोग ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं संघ से जिनकी शुरुआत रही है, जिनका लगाव रहा है और संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने जीवन के, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सिर्फ संघ राजनीति ही नहीं करता, राजनीति में सीधे तरीके से उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है, लेकिन संघ का अनुषंगिक संगठन एक तरीके से उसका मुखपत्र माना जाता है, उसका चेहरा माना जाता है बीजेपी को। ये अलग की बात है कि बीजेपी संघ हमेशा अपने राजनीति के इस विभाग से दूरी, एक समान दूरी बनाए रखता है, सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है। लेकिन ये भी सही है कि तमाम सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो उसमें संघ की रजामंदी होती है। जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो वो विचार विमर्श होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये दरअसल जो डॉक्टर हेडगेवार ने जब विजयादशमी के दिन आज से 100 साल पहले जब नागपुर में इसकी स्थापना की थी, तो उस समय एक भावना थी कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली जाएगी और भारतीयता जो मूल तत्व है भारत के आजादी के संग्राम में और भारत के आजादी के बाद की परिस्थितियों में, उस भारतीयता को जिंदा रखना है ताकि जब आजादी मिले तो देश बिखरा हुआ सा न महसूस हो और एक सुसंगठित समाज तैयार हो। उसमें हिंदुत्व एक बड़ा हिंदुत्व के जागरण का एक बड़ा अभियान चलाया गया और उन्होंने एक मंत्र दिया था। बाद में जो दूसरे संघ चालक रहे, उन्होंने गुरुजी गोलवलकर जी, उन्होंने एक मंत्र दिया कि ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो इस तरीके के मंत्र के साथ फिर संघ की शुरुआत हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 100 रुपए के सिक्के का अनावरण किया, संघ के बारे में जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि समाज को लेकर कभी समाज में कटुता का भाव नहीं आया। बिल्कुल अखंड जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएसएस का जो पिछले 100 वर्ष का कार्यकाल रहा है, केवल राजनीति नहीं बल्कि जन भागीदारी की भी एक बड़ी भूमिका आरएसएस ने निभाई है। अखंड जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाने वाले इजरायली हमले के बाद पहले अमेरिका ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से ट्रंप ने पहले माफी मंगवाई और अब अमेरिका ने कतर को सुरक्षा गारंटी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। तो देखिए, अमेरिका ने कतर को सुरक्षा देने की गारंटी दी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रुद्र प्रताप जी जुड़ चुके हैं। रुद्र जी, देखिए, अमेरिका ने कतर की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। इसका असर खाड़ी देशों की सुरक्षा और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा पर किस तरह से आप पड़ता हुआ देखते हैं? बरखा जी, पहली तो एक बात कि ये इजराइल ने पहली बार माफी नहीं मांगी खाड़ी देशों से। इसके पहले भी वो जॉर्डन से माफी मांग चुका है, टर्की को तो वो मुआवजा भी दे चुका है। तो ये तीसरी दफा है कि जब गल्फ कंट्री में से किसी देश की तरफ से उसने माफी मांगी। दूसरी बात, आप देखिए, अमेरिका किसी भी एक बड़े मुल्क की बजाय एक व्यापारिक मुल्क की तरह देखिए बिहेव करता है। बड़ा एक निवेश सत्र है, उसके पास
यहाँ से अगर आपको याद हो, इसी साल फरवरी में एक प्लेन भी गिफ्ट हुआ था राष्ट्रपति ट्रंप को, तो कतर पर हुआ कोई भी इमीडिएट चलता है। ने एक तरफ समझौतों को करके इंडिया सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि गजा या फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई होती है तो वो शांत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा देश जो निवेश करता है, जो देता है, जो महान होता है, तो ट्रंप उसे निजी हमला मान के आगे बढ़ जाते हैं। देश ऐसे नहीं चलते, विश्व व्यवस्था ऐसे नहीं चलती। मुझे लगता है यूएन को इसमें आगे आना चाहिए और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां पर कोई किसी भी के ऊपर यूं ही अकारण ना हमला कर दे। जी बिल्कुल रुद्रजीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।